हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग अंडरग्राउंड केबल देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग ओवरहेड लाइन का रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन देख चुके हैं पिछले लेक्चर तक, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग वो देखे होंगे। बहुत बेसिक तरीके से हम बताने की कोशिश की है, तो जो आप नहीं देखे हो तो कोशिश करना कि देख लें आप, है ना। अच्छा रहेगा, आपको नया कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। करेक्ट है। तो इस लेक्चर में हम लोग अंडरग्राउंड केबल देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गेट में, कभी कभी ईएस में भी पूछा जाता है, ये फिर उसके बाद जो स्टेट पीएसयू सब होता है ना, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब होता है ना, तो उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे बेस्ड, है ना। तो आपको ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है ना कि अंडरग्राउंड केबल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो देखो, पावर को ट्रांसमिट करने का दो तरीका होता है। एक तो ओवरहेड लाइन, जैसा कि आप देखते हो, घर से बाहर निकलो तो लाइन दिख ही जाएगा, और दूसरा एक होता है अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था बहुत जगह, ठीक है, हम स्पेसिफिकली नाम नहीं लेंगे। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो ऐसा होता था कि जो लाइन जो था ना, उसको लोग खोल के ले जाते थे अपने घर, है ना, चोरी कर लेते थे लाइन, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अंडरग्राउंड केबल किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे लार्ज पॉपुलेटेड एरिया है ना, जहां पे बिजली का जो वो खंभा रहता है, टावर, वो लगाना मुश्किल है, वहां पे अंडरग्राउंड केबल लगाया जाता है, ठीक है, लार्जली पॉपुलेटेड एरिया में, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता है ना, अंडरग्राउंड केबल थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है, ड्यू टू हैवी अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। करेक्ट है। तो वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो हम लोग वो वहां पे ही लगाते हैं जहां पे हम लोगों को नेसेसरी रहे, या फिर जहां पे जरूरत रहे, जैसे एयरपोर्ट पे भी अंडरग्राउंड केबल का ही यूज करते हैं हम लोग। करेक्ट है। तो ये सब बनारस में अभी थोड़ी दिन पहले अंडरग्राउंड केबल वो बिछ रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पे हम लोग को अंडरग्राउंड केबल लगाना है जहां पे जरूरत लगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली आता है ना। तो अंडरग्राउंड केबल ये है, और कॉस्टली क्यों होता है, तो ड्यू टू इंसुलेशन, है ना। और भी बहुत चीज होता है उसमें, आर्मरिंग भी होता है ना, उसमें शीथ भी होता है, तो बहुत सारी चीज होती है। तो क्या क्या है अभी आप देखिए, अच्छे से सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर अंडरग्राउंड केबल है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कंडक्टर तो होना ही चाहिए, ठीक है, कंडक्टर तो होना ही चाहिए। तो ये सपोज करो ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। अब कंडक्टर के बाहर देखो, ये ग्राउंड में डायरेक्ट है, ग्राउंड के अंदर है, तो इसका मतलब क्या, इंसुलेशन भी तो ज्यादा थिक चाहिए ना। समझ लो ये चीज, इंसुलेशन ग्राउंड में डायरेक्ट कनेक्ट मतलब है, वो मतलब ग्राउंड में ही है, तो इंसुलेशन हैवी इंसुलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसके ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के बाद इसमें क्या होता है, कंडक्टर के बाद इसमें इंसुलेशन चाहिए, है ना, ताकि करंट लीक वीक ना करे, ठीक है, करंट लीक वीक ना करें। तो इसके बाद क्या चाहिए, इंसुलेशन चाहिए। इसके बाद इंसुलेशन, थोड़ा हेवी इंसुलेशन इसमें रहता है, ज्यादा इंसुलेशन, तो दिस इज इंसुलेशन। कंडक्टर के बाद क्या रहा, तो इंसुलेशन रहा, ठीक है। ये कंडक्टर है। देखो, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल और जो होता है ना, वो सब चीज भी आपको बता दे रहे हैं, जो बियॉन्ड गेट भी हो सकता है। गेट में ये सब चीज में भी ना भी पूछे कि किसके बाद क्या रहता है, लेकिन ये सब चीज अगर आपको आते रहेगा ना, तो ऐसा रहेगा कि आपको 100% आता है ये, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा एक, अच्छा आपको अच्छा लगेगा। तो इसको ये है इंसुलेशन। इंसुलेशन हम लोग कौन कौन सा, किस किस चीज का लगा सकते हैं इंसुलेशन, तो इंसुलेशन बहुत चीज होता है, जैसे पीवीसी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद XLPE होता है, XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन होता है वो, ठीक है, XLPE होता है इंसुलेशन। फिर उसके बाद रबर भी इंसुलेशन हो सकता है, रबर भी, तो ये सब इंसुलेशन का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। करेक्ट है। तो इंसुलेशन हो गया। अब देखो, इंसुलेशन में कुछ अगर मॉइस्चर वैस्चर आता है, तो इंसुलेशन का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो सकता है, मतलब यहां से लीकेज करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक मेटेलिक शीथ लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक शीथ लगाते हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए कौन सा कलर यूज करें, मेटेलिक शीथ हम लोग लगाते हैं। तो इसके ऊपर ये है मेटेलिक शीथ, ये सपोज करो ये क्या है, मेटेलिक शीथ, दिस इज ए मेटेलिक शीथ, है ना, ये मेटेलिक शीथ है। एक सेकेंड, ये है मेटेलिक शीथ, दिस इज मेटेलिक शीथ, या पीबी लेड शीथ इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, शीथ,
ये भी मेटल का ही रहता है, कंडक्टर ही रहता है ये, है ना। अब इस शीट को देखो, ऐसा होता है ना, इस शीट को कोरोजन से बचाने के लिए, मेटल है ना, तो इस शीट को कोरोजन से बचाने के लिए इसके ऊपर एक और लेयर रहता है जिसके बारे में हम आपको बता दें, सब कुछ बता रहे हैं हम आपको। इसके ऊपर एक और लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग। इसके ऊपर एक और लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग। याद रखना ये सब चीज, किसके लिए क्या करते हैं। शीट हम लोग क्या करते थे, क्यों लगाते थे, ताकि जो इंसुलेटर है ना उसमें मॉइस्चर ना जाए। मॉइस्चर जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब जो इंसुलेशन लगाए होंगे ना वो हल्का हो जाएगा, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या किए, शीट लगाए, मेटेलिक शीट लगाए। अब मेटेलिक शीट है तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग बेडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज बेडिंग, बेडिंग लगा रहे हैं हम लोग, है ना, बेडिंग। इसके ऊपर क्या है, तो ये है बेडिंग। सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो बेडिंग हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो है ना, जो शीट है उसका कोरोजन ना हो, है ना। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसको आर्मरिंग करते हैं हम लोग, आर्मरिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या रहेगा, आर्मर। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से बनाना है हमको। ये क्या आर्मर है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, आर्मर। दिस इज आर्मर, ठीक है, आर्मरिंग, आर्मर, ठीक है, आर्मरिंग। और फिर आर्मर को भी जो है ना, ये थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है ना। अब आर्मर को भी कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग सर्विंग लगाते हैं, सर्विंग, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, तो सर्विंग। बस इतना है, आपको याद रखना, कोशिश करना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर क्या होता है, सर्विंग। इसके ऊपर क्या होता है, सर्विंग। ये क्या है, ये है सर्विंग, ये है सर्विंग। सर्विंग, सर्विंग क्या होता है, सर्विंग क्या करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग, सर्विंग आर्मर को कोरोजन होने से बचाता है। तो मतलब ये क्या है, देखो क्या क्या है, पहले कंडक्टर है, कंडक्टर किस चीज का होगा, एल्युमिनियम या कॉपर का होगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद इंसुलेशन, क्योंकि कंडक्टर से जो है ना लीकेज करंट ग्राउंड में ना जाए, ठीक है, तो इंसुलेशन, है ना। इंसुलेशन किस किस चीज का हो सकता है, तो पीवीसी, एक्सएलपी, ये सब चीज हो सकता है। उसके बाद हम लोग मेटालिक शीट लगाते हैं, ठीक है, ताकि इंसुलेशन में जो है ना मॉइस्चर ना जाए। अब मेटालिक शीट है तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग शीट के बाद क्या लगाते हैं, बेडिंग। अब उसके बाद हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करते हैं, तो आर्मर लगाते हैं। और आर्मर को आप कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो सर्विंग लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना। तो ये केवल बेसिकली केवल में इतना सारा पार्ट है, तो ये सब चीज कोशिश करना कि याद रहे, याद रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, खुद में आपको एकदम मजा आएगा। फिर उसके बाद अब देखो, जैसे हमको अंडरग्राउंड केबल को कहीं पे रेटिंग वेटिंग करना होता है ना, तो इसको हम लोग कैसे रेटिंग करते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल को जैसे ऐसा है करके कुछ, ठीक है, 19/2.6 इस टाइप का रेटिंग रहता है। तो इसका मतलब क्या है, 19/2.6, तो इसका मतलब है कि 19 मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रैंड, है ना, 19 है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, 19 इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ये सब चीज याद रखना। और 2 पॉइंट क्या है, 2.6 क्या है, इसी टाइप का कुछ रहेगा, नंबर अलग अलग भी हो सकता है। तो इसमें 2.6 क्या है, ये है डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड्स, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड्स इन मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इन, रुक जो देखते हैं आवाज आ रही है ना, डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड्स इन मिलीमीटर, इन मिलीमीटर। तो ये सब चीज याद रखना, ये आईएएस में कभी कभी पूछ देता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आपको क्या दिखाएं कि एक कंडक्टर दिखाएं, यहाँ पे आपको हम एक ही कंडक्टर दिखाया है ना, तो सिंगल कोर केबल हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली 3 कोर केबल भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो ऐसा रहे ना, सपोज करो ऐसा, यहाँ पे तो आपको एक ही दिखाए कंडक्टर हम, तो सिमिलरली इसमें 3 कोर केबल भी हो सकता है, 3 कोर केबल भी हो सकता है, इसमें 3 कोर केबल भी हो सकता है, ये 3 कोर केबल है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हम दोनों को स्टडी करने वाले हैं। अभी तो यहाँ पे एक ही कंडक्टर हम आपको दिखाया ना, तो 3 भी हो सकता है, जिसको 3 कोर को एक्सियल केबल हम लोग बोलते हैं। 3 कोर केबल सपोज करो, 3 कोर केबल बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमको देखना है सब कुछ, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो अब यहां पे देखो आते हैं हम लोग पॉइंट पे जो गेट वेट में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हमको लगा कि आपको देना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब यहां पे ये कंडक्टर है, जब यहां पे ये कंडक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस तो आप जानते हैं जो कि रो एल बाय ए होता है, तो वही यहां पे भी होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे देखो, जैसे आप देखिए यहां पे देखो, इसी में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखो ऐसा है, अगर हम लोग यहां पे वोल्टेज लगाए है ना, इनपुट पे यहां पे कुछ वोल्टेज लगेगा, अगर मान लो सपोज करो कुछ हम लोग वोल्टेज लगाएं, यहां पे कुछ वोल्टेज हम लोग लगाएं, है ना, तो ये वोल्टेज है और ये ऑब्वियसली ग्राउंड में कनेक्टेड होगा, है कि नहीं। तो मतलब क्या है, इस लाइन पे वोल्टेज है यहां पे, करेक्ट है, और ये ग्राउंड में है, तो भले कुछ भी हम कर दें लेकिन कुछ ना कुछ करंट तो लीक कर सकता है ना, कुछ ना कुछ करंट तो लीक कर सकता है इधर, है कि नहीं। तो इंसुलेशन के थ्रू करंट लीक कर सकता है कुछ, है ना, ठीक है। आइडियली नहीं करेगा, बहुत 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 कुछ हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं ना, लेकिन फिर भी वो तो आइडियल केस है, कुछ भी करंट लीक कर सकता है। तो अब ये जो करंट लीक करेगा इंसुलेशन में, अब उसका रेसिस्टेंस, इस करंट को मतलब इस करंट को कितना रेसिस्टेंस ऑफर होगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि यहां पे ये कंडक्टर है और फिर ये ग्राउंड है, तो इस कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेसिस्टेंस तो हो गया, मतलब इंसुलेशन रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस भी होगा, है कि नहीं। तो वो सब चीज हमको पता करना है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या होगा, इंसुलेशन कैपेसिटेंस क्या होगा, करेक्ट है। तो वो सब चीज हम लोग को अभी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या है देखना अच्छे से आप लोग, है ना। अब उतना ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, उतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ये है कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर, और आप सपोज करो इसके बाहर वाला पार्ट ये है इतना, ये है इंसुलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाला है, ठीक है। आप क्या जानते हो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, है ना, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही कर दोगे, है ना। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक चीज आपको समझ में आएगा जो कि क्वेश्चन में अगर आप नहीं देखेंगे तो गलत कर सकते हैं, है ना। ये है कंडक्टर और ये है इंसुलेटर, ये बाहर वाला पार्ट जो है ये इंसुलेटर, हम लोगों को इंसुलेटर रेसिस्टेंस देखना है ना। तो आप ये सपोज करिए करंट जो ऐसा है ना, मतलब जैसे ये है, जैसे ऐसा है, आप ये सपोज करिए जो कंडक्टर जो है ना, आप ये सपोज करो कंडक्टर का जो रेडियस है सपोज करो R1 है, दिख रहा होगा ना, छोटा, हम बहुत छोटा लिखते हैं, हम क्या करें, कोशिश करेंगे और भी अच्छे से लिखने का, ठीक है। ये R1 है और ये जो पूरा इंसुलेशन वाला रेसिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये सपोज करो R2, ठीक है। कंडक्टर का रेसिस्टेंस मतलब कंडक्टर का रेडियस कितना है R1 और इसका जो इंसुलेशन का रेडियस है वो कितना है R2 है, करेक्ट है। तो हमको इस इंसुलेशन का रेसिस्टेंस निकालना है, करेक्ट है। अब देखो करंट जो फ्लो होगा, हम आपको क्या बताएं कि इस कंडक्टर का, ये कंडक्टर है अंदर में जो है ये कंडक्टर है, तो हमको कंडक्टर का रेसिस्टेंस नहीं चाहिए, वो तो आपको जानते हैं रो एल बाय ए। हमको इस इंसुलेशन का रेसिस्टेंस चाहिए, मतलब जो करंट यहां से लीक करेगा ना इधर, है ना, जो करंट इधर से लीक करेगा ना, इस करंट के लिए कितना रेसिस्टेंस ऑफर होगा हम लोगों को वो चाहिए, है ना। तो जिसको हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालें वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो आप, ये लेंथ आप सपोज करिए एल है, ये एल लेंथ है, तो रेसिस्टेंस, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस एट एनी डिस्टेंस एक्स हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। हम बता रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाते हैं जनरली, ठीक है। तो यहां से आप सपोज करो x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक स्टेप लिए हम लोग, स्टेप या क्या बोलते हैं, स्टेप ही बोलते हैं शायद, है ना। तो dx लेंथ का कुछ स्टेप लिए हम लोग, ठीक है। तो हमको इस dx लेंथ का अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लिए और फिर आप R1 से R2 तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये फिर पूरे इंसुलेशन का रेसिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं। तो dx लेंथ का रेसिस्टेंस हम लोग को चाहिए, तो dr अगर हम लोग देखें तो dx लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है रो l बाय ए। तो रो एल यहां पे क्या है dx है, क्योंकि करंट इधर जा रहा है ना,
इधर जा रहा है करंट, तो इसके परपेंडिकुलर में जो एरिया होगा वही हम लोग लेंगे ना। तो रो डी एक्स हो गया डिवाई इसी लेंथ, मतलब जैसे करंट, जैसे देखो करंट सपोज करो इसमें इधर फ्लो हो रहा है, तो लेंथ हम लोग क्या इसी का लेंगे ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही लेंथ लेना है, उसी डायरेक्शन का लेंथ लेना है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा रहता है, तो करंट जो है उसके जो परपेंडिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो करंट यहां पे देखो सर्कुलर है, बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक सर्कुल मतलब जो है ना सिलेंड्रिकल एरिया लेंगे हम लोग, तो रो डी एक्स बाय 2πx इंटू एल होना चाहिए, है कि नहीं, 2πx इंटू एल होना चाहिए। इतना समझ में आ गया है ना, पूरा सर्कुलर, ये हम एक ही डायरेक्शन में दिखाए है ना, लेकिन सिमेट्रिसिटी की वजह से हर तरफ से निकलेगा करंट है ना, तो एक सिलेंडर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा, तो 2πx इंटू एल, इतना समझ गए। तो डी आर इतना आया, इसका मतलब हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, जब डी आर हमारे पास रो डी एक्स बाय 2πl इंटू एक्स आया है ना। तो अब अगर टोटल रेसिस्टेंस देखना हम लोगों को, और अगर हम लोग देखें टोटल, तो इसका मतलब क्या करेंगे, रो डी एक्स बाय 2πl इंटू एक्स, कहां से कहां तक, तो R1 से R2 तक हम लोग को लेना है, इंसुलेशन का ही रेसिस्टेंस चाहिए था, तो R1 से R2 तक लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, अगर इसको आप सॉल्व करें, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना रहेगा, रो बाय 2πl, रो बाय 2πl इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, और ये कहां से कहां तक है, R1 टू R2, ठीक है, R1 टू R2। इसका मतलब R जो यहां पे होगा, R जो इंसुलेशन का होगा, रो बाय 2πl ln R2 बाय R1, ln R2 बाय R1। ये क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, याद रखना इसको, हम बोल रहे हैं बार बार आपको, ठीक है, ये क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ठीक है। एक चीज नोटिस करेंगे आप यहां पे, जो ये जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है ना, ये क्या है, आर इंसुलेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली, एल डिनोमिनेटर में है ना, लेंथ ऑफ द लाइन है ना, तो आर इंसुलेशन जो है, आर इंसुलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन है। मतलब ऐसा है, मतलब यहां पे ये है कि अगर लेंथ डबल करोगे तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, लेंथ डबल करेंगे तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इस चीज को नोटिस करना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। आप बोलेंगे कि सर जो रेसिस्टेंस तो आज तक हम पढ़े हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, है ना, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो एल है वो ये है लॉन्गिट्यूडनल, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एल इस डायरेक्शन में, और करंट जो फ्लो हो रहा है, किस करंट के लिए हम लोग रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो लीकेज करंट है ना, तो लीकेज करंट इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो ये एल वाला वो रो एल बाय ए वाला डायरेक्टली वाला नहीं है, ये इसकी मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात है ना, जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ना लेंथ ये टोटल है ना, ये लेंथ है, करंट इस डायरेक्शन वाले करंट को हम नहीं ले रहे हैं, इस डायरेक्शन वाले करंट को नहीं ले रहे हैं, जो इधर आ रहा है करंट, लीकेज हो रहा है करंट, उसको ले रहे हैं ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में पूछा हुआ है ना, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद एक आता है इंसुलेशन कैपेसिटेंस, जैसा कि हम आपको बताएं कि वोल्टेज लगाओगे तो आप ऐसा यहां पे देख चुके हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये उम्मीद है कि याद रहेगा अब आप लोगों को। अब जैसे यहां पे देखिए, हम अगर ऐसा करें कि चलो हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, दूसरा डायग्राम बनाया, देखो आप सपोज करो कि ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे पास, है ना, ये R1 रेडियस का कंडक्टर है, और ये सपोज करो इंसुलेशन है, ये सपोज करिए इंसुलेशन है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे वोल्टेज लगा रहे हैं, ऑब्वियसली वोल्टेज तो लगेगा ना, तभी करंट फ्लो होगा ना, तो यहां पे वोल्टेज लगा रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल पार्ट है वो भी तो ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, तो इस लाइन और इस ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा ना, है कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड भी ऐसा माना जाता है इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज है उसमें, और इसमें कुछ करंट जाएगा, इस कंडक्टर में कुछ करंट जाएगा, तो कंडक्टर में करंट, ग्राउंड में कनेक्ट, तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होना चाहिए। तो क्योंकि इंसुलेशन का कैपेसिटेंस है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको इंसुलेशन कैपेसिटेंस, करेक्ट है। तो वो हम लोग अब पता करेंगे, इंसुलेशन कैपेसिटेंस, इंसुलेशन कैपेसिटेंस, इंसुलेशन कैपेसिटेंस, इंसुलेशन कैपेसिटेंस, ठीक है।
देखो क्या होना चाहिए। कैपेसिटेंस के बारे में तो हम लोग ऑल दो डिस्कस कर ही चुके हैं डिफरेंट जो है ना इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन फिर से अब देखो क्या है कैपेसिटेंस। कहीं पे भी जैसे देखो आपको पता है ना Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो कैपेसिटेंस अगर हम लोग को पता करना होगा कहीं पे तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V कर लेंगे, तो बस हम लोग को V पता करना है, Q तो रहेगा ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा स्टेप यही करना है ना। तो देखो इंसुलेशन कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलेशन कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, गेट में तो चलो अगर मान लो आप बोलोगे कि सर उतना नहीं पूछा है तो चलो ठीक है, दो ही या 3 बार पूछा है, लेकिन बाकी जो एग्जाम एक साल के अंदर आप बहुत सारे एग्जाम देते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बस खाली गेट का ही एग्जाम देते हैं आप। ठीक है, गेट में जिसका बहुत अच्छा रैंक आ गया, टॉप 10 टॉप 50 टॉप 100 में आ गया, चलो वो तो सिक्योर हो गया, लेकिन जिसका 1000 के ऊपर आया, 1500 2000 रैंक आया, ठीक है, उसको तो और भी एग्जाम देना पड़ेगा। यूपीपीसीएल हुआ, फिर आईईएस हुआ, फिर उसके बाद कोई भी महाट्रांस को, कई हर जगह का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बहुत सारा फॉर्म निकलता है, तो बहुत सारा एग्जाम देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये सब चीज आ ही जाएगा आपको, है ना। तो देखो कैपेसिटेंस, इंसुलेशन कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए आप। तो आप ये सपोज करो कि ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे पास, जिसका रेडियस क्या है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसका रेडियस क्या है भाइयों, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R1, करेक्ट है। फिर इसके बाहर एक इंसुलेशन था, ये भी हम देख चुके हैं, इसके बाहर आप इंसुलेशन लगा लो, ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन है, तो इसका रेडियस क्या है, आप क्या देखें हैं इसका रेडियस, इसका रेडियस हम दूसरे कलर से बनाएंगे, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R2, ठीक है। तो हमको कैपेसिटेंस निकालना है इंसुलेशन का, करेक्ट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, लाइन चार्ज जो होता है ना, लाइन चार्ज डेंसिटी, उसको हम कंसीडर कर, ये जो कंडक्टर है इसमें जो चार्ज होगा उसको लाइन चार्ज डेंसिटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू x, है ना। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में ही देख चुके हैं, गॉस लॉ से आया था, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू x आया, Ex, x मत पढ़ना, Ex है ये, ठीक है। तो V जो होगा इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, V जो हम लोग लेंगे, तो V यहां पे क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, V यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस Ex इंटू dx, है ना, और R2 टू R1, ये सब चीज हम क्योंकि बता चुके हैं तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो V इतना आ गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू, मतलब जैसे माइनस R2 टू R1, Ex का वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू x, तो ये क्या, यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू x इंटू dx, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम V देखें, अगर इसका मतलब V देखें हम लोग, तो माइनस ऑफ Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ln x, है ना, ये क्या है, R1 R2, माइनस बाहर है, नोटिस करिए ये। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ln R2 बाय R1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर में था, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट, ठीक है, इतना हो गया वोल्टेज। तो अब अगर देख, बहुत इंपॉर्टेंट, इस अभी बस कैपेसिटेंस ही नहीं कैलकुलेट करेंगे, अभी बहुत डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ, बाकी सब चीज हुआ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होता है, हर पॉइंट पे अलग अलग ग्रेडिंग होता है, सब कुछ देखना है, और इसी फॉर्मूला सबसे आएगा, करेक्ट है। तो इसलिए अच्छे से आपको देखना मतलब जरूरी है ये। तो V इतना आ गया। तो इंसुलेशन कैपेसिटेंस अगर हम लोग यहां से देखेंगे, अगर इंसुलेशन कैपेसिटेंस अगर देखेंगे, तो C इंसुलेशन अगर हम लोग देखेंगे यहां पे, तो क्या होना चाहिए, Q बाय V, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, Q बाय V। तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, Q बाय V करेंगे तो कितना रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1, और ये कितना रहेगा, फैराड पर मीटर पर फेज।
करेक्ट है। तो ये इंसुलेशन कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आया, इस चीज को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में जो ओवरहेड लाइन में जो कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे उसका याद है फॉर्मूला, ठीक है। इसी टाइप का कुछ था ना, तो आप एक जगह याद करो, बाकी जगह भी काम आएगा आपको, ठीक है। तो बस लेकिन आप इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और जो भी आपको दिक्कत हो तो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरा, संतन PSA@GATE उस पर आप ज्वाइन कर लेना। हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें रात के टाइम पे, ठीक है। बहुत लोग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उस पे, है ना। सब लोग डिस्कस करते हैं आपस में, सारे सिंसियर हैं, सारे का भगवान करे रिजल्ट आए, और आपका भी है। तो कोई दिक्कत हो तो आप उसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसको तो इंसुलेशन कैपेसिटेंस तो आप समझ ही गए। अब हम लोग देखो, ये कैपेसिटेंस तो आ गया, अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक लॉस भी होता है। आप क्या देखें, इंसुलेशन है तो उसमें रेसिस्टेंस भी है, उसमें कैपेसिटेंस भी है ना। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है इंसुलेशन, मतलब ये क्या है, रफली हम ये बोल सकते हैं, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, ये इंसुलेशन है, या इसको हम लोग रफली इंसुलेशन को डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, पर रफली बोल रहे हैं, है ना। तो कुछ डिफरेंस है। तो ये जो है ना, इसमें रेसिस्टेंस भी है, इसमें कैपेसिटेंस भी है, तो इसमें ऑब्वियसली लॉस होगा, रेसिस्टेंस की वजह से लॉस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, करेक्ट है। तो वो हमको देखना, गेट में क्वेश्चन पूछा है उस पर, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हम लोग को वो देखना है, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस अब हम लोग देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस, या इसी का टॉपिक आप एक और भी होता है नाम, किसी किसी बुक में अलग से भी दे देते हैं, लॉस टेंजेंट। मेजरमेंट का चीज है, थोड़ा बहुत मे भी मेजरमेंट में पढ़े होंगे आप लोग, डाइलेक्ट्रिक लॉस या फिर लॉस टेंजेंट, करेक्ट है। लॉस टेंजेंट देखो, इसी को डाइलेक्ट्रिक लॉस भी बोलते हैं, या लॉस टेंजेंट से भी, क्योंकि टेंजेंट आता है ना। तो देखिएगा ये चीज, है ना। तो ये कैपेसिटेंस, अब ये सब समझ में आ गया। जैसे अब यहाँ पे जैसे कैपेसिटेंस आ गया, है ना। अगर आपसे बोलेगा कि चार्जिंग करंट, अब बताओ क्या होगा, तो कितना होना चाहिए। जब ये कैपेसिटेंस आ चुका है तो XC आप क्या निकाल सकते हो, 1/ωc इन XC आ गया। तो चार्जिंग करंट अगर आपसे पूछेगा तो ऐसी PH कितना हो जाएगा, VPH/XC, तो ओमेगा इंटू C इन करके ऐसा करके हो जाएगा कुछ, है ना। तो जब कैपेसिटेंस आ गया तो चार्जिंग करंट, मतलब जो कैपेसिटर में जो करंट जाता है वही चार्जिंग करंट होता है ना। तो इन सब टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो C इन आप लोग याद रखिएगा, इंसुलेटर का कैपेसिटेंस। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस या लॉस टेंजेंट क्या होता है, बढ़िया से समझना, ऐसे कि आपको याद रहे सब कुछ, ठीक है। तो जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास ये सपोज करो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, बस कैपेसिटर है ना, आर अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें जो करंट जाएगा वो क्या है, IC है, और ये सपोज करो C इंसुलेशन है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम इसका कैसा बनेगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉस, इसमें तो जीरो लॉस होगा ना। तो अगर ये V ऐसा है तो IC किधर रहेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री लीड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब लीडिंग डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे P देखें, इस डाइलेक्ट्रिक लॉस, मतलब इस अगर बस कैपेसिटर है, ठीक है, अभी हम रेसिस्टेंस इंसुलेशन का नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में जो P है, जो पावर का लॉस है, वो क्या है, V इंटू IC इंटू कॉस 90 डिग्री। तो इसमें कितना है, 0 है, पावर का लॉस यहाँ पे 0 है। लेकिन अगर यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी हम लोग कंसीडर कर दें तो उस केस में अब क्या होगा, समझना अच्छे से, खूब बढ़िया से, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस भी लगा दें तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखो आप, ठीक है, ये वोल्टेज, और ये देखो ये R भी हम लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, और कैपेसिटेंस C इन भी है यहाँ पे, है ना। आप लोग को दिख रहा होगा ना ये चीज। यार एक काम करते हैं, फिर से बना रहे हैं डायग्राम, हमको लग रहा है कि हम छोटा लिख रहे हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा इसको हम अवॉइड करेंगे, बढ़िया लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से क्या मतलब, अभी से ही। ये C इंसुलेशन, ये R इंसुलेशन, करेक्ट है। और यहां पे सपोज करो दिस इज V, है ना। तो इसमें करंट जाएगा, ये IR जाएगा करंट इसमें, और इसमें करंट क्या है, IC है। तो ये करंट सपोज करो टोटल करंट I है ना। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम अब यहाँ पे कैसा होगा, अब यहाँ पे फेजर डायग्राम आप लोग देखिएगा, बढ़िया से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे फेजर डायग्राम कैसा होगा, ये देखो V तो है ही और पैरेलल में है सर्किट। तो जब भी फेजर डायग्राम बनाना हो आपको, एक हम ट्रिक बता रहे हैं ना, जब भी फेजर डायग्राम बनाना हो तो जो चीज सेम रहता है ना उसको रेफरेंस लेना आप लोग, है ना। तो पैरेलल में क्या हो,
वोल्टेज सेम रहता है तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लेना, सीरीज में करंट सेम रहता है तो करंट को रेफरेंस ले लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें तो V इस डायरेक्शन में, IR किस डायरेक्शन में रहेगा, IR तो सेम V के डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना। रेसिस्टेंस में जो होता है ना, रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। IC किस डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर, तो IC किस डायरेक्शन में रहेगा, तो परपेंडिकुलर, तो ये IC क्या है, 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखें तो IR प्लस IC क्या है, यहां पे IR प्लस IC इज इक्वल टू क्या है, IR प्लस IC इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, ये IR है और ये IC है, तो IR प्लस IC यहां पे कितना हो जाएगा, IR प्लस IC इज इक्वल टू I, IR प्लस IC इज इक्वल टू I। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा क्या है, लॉस टेंजेंट क्या है, जस्ट अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कोई क्लियर, मतलब कोई टेंशन नहीं है इतने दूर में, ठीक है। तो देखो आप यहां पे, अगर यहां पे डेल्टा है तो अगर हम लोग tan डेल्टा यहां पे देखें, अच्छा ये बताओ, एक चीज आप ये बताओ, इसमें अगर आपसे पूछे लॉस बताओ कितना होगा इस सर्किट से, आपको बोले आप भूल जाओ पावर सिस्टम, आप ये मत समझो कि अभी पावर सिस्टम चला है, हम नेटवर्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां पे अगर आपसे पूछेगा कि PL यहां पे क्या होगा, तो PL इक्वल टू क्या होना चाहिए, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R होना चाहिए, क्योंकि R के अक्रॉस जो है ना, R के अक्रॉस वोल्टेज V है ना, R के अक्रॉस ही है ना वोल्टेज V, पैरेलल में है। तो इसका मतलब अगर आप देखें यहां पे, तो यहां से देखो, अब नोटिस करो ये चीज, tan डेल्टा अगर आप यहां पे देखेंगे तो tan डेल्टा इक्वल टू यहां पे क्या होगा, tan डेल्टा यहां पे क्या होगा, tan डेल्टा इक्वल टू यहां पे क्या होना चाहिए, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाय IC, है ना। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाय IC होना चाहिए, tan डेल्टा इज इक्वल टू IR डिवाइडेड बाय IC होगा ना, सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो IR हम कैसे लिखें, तो V डिवाइडेड बाय R, है ना, और ऐसी हम लोग कैसे लिखें, तो V डिवाइडेड बाय 1 बाय V डिवाइडेड बाय XC, V डिवाइडेड बाय XC, है ना। तो इसका मतलब आप यहां पे देखें तो tan डेल्टा अगर आप देखेंगे यहां से, तो tan डेल्टा अगर आप देखेंगे यहां से, तो ये कितना रहेगा, V कैंसिल, तो 1 बाय R 1 बाय ओमेगा C, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो 1 बाय R ओमेगा C आ गया, ये है कि नहीं। तो अगर यहां पे देखेंगे आप, तो 1 बाय R इतना यहां पे क्या हो जाएगा, तो 1 बाय R इज इक्वल टू ओमेगा C tan डेल्टा, 1 बाय R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा C tan डेल्टा, करेक्ट है। तो अब अगर देखें 1 बाय R इतना आ गया, ओमेगा C tan डेल्टा, बेसिकली गेट में क्वेश्चन पूछा है ये, है ना। तो अब अगर पावर लॉस देखें, इस डाइलेक्ट्रिक में लॉस देखें, डाइलेक्ट्रिक में क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो पावर लॉस देखेंगे इस फॉर्मूला से, तो पावर लॉस यहां पे क्या रहेगा, पावर लॉस यहां पे क्या होना चाहिए, VPH स्क्वायर पर फेज है ना, VPH स्क्वायर पर फेज है ना, ऑब्वियसली एक फेज की बात कर रहे होंगे ना हम लोग, तो VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, है ना, PL इज इक्वल टू VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, मतलब VPH स्क्वायर इंटू 1 बाय R, तो 1 बाय R के जगह पे तो ये है ही ओमेगा C tan डेल्टा, तो है ही यहां पे। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि PL को हम लोग लॉस यहां पे क्या रहा, VPH स्क्वायर इंटू 2 पाई F, है ना, इंटू C इंटू tan डेल्टा। याद रखना ये चीज, ये है वॉट पर फेज, ठीक है, वॉट पर फेज, है ना, समझ गए ये चीज। तो देखो अब क्योंकि ये लॉस है, याद रखना इस पे क्वेश्चन पूछा है, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो क्योंकि ये लॉस है और ये लॉस PL जो है, PL क्या है, डायरेक्ट यहां पे देख रहे हैं कि PL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan डेल्टा, इसीलिए tan डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan डेल्टा को हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट। और हम आपको बता दें एक tan डेल्टा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग कैपेसिटेंस सब निकालते हैं, तो इसी मेथड से निकालते हैं, इसी तरीके से, जाना नहीं है डिटेल में, ठीक है। तो ये हो गया tan डेल्टा लॉस टेंजेंट हो गया। अब अगर आप यहां पे देखें, बहुत बार, चलो इसी में क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो देखो आप, हमारे पास क्या था, ये IC है इधर, है ना, ये V था, है ना, इधर क्या है, IR है, और इधर क्या है, ये
सपोज करो आई है, ठीक है। तो ये क्या था, डेल्टा। अगर डेल्टा क्वेश्चन में गिवन है या किसी भी तरीके से यहां पे आपको ये दे देना कि लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सब कुछ दे दे, ठीक है, और डेल्टा आपको निकालने के लिए बोले तो डेल्टा आप निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। डेल्टा आप निकाल सकते, सपोज करो पीएल दे दिया हुआ है क्वेश्चन में और बाकी सब वीपीएच भी है, एफ भी है, सी भी है, तो डेल्टा आप पता कर सकते हो। तो जब डेल्टा आप पता कर सकते हो तो अगर आपसे पूछे कि पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर आप कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे उस लाइन में। तो यहां पे अगर पावर फैक्टर देखेंगे तो आई और V के बीच का पावर फैक्टर, I और V के बीच का जो एंगल होगा उसी का अगर कॉस ले लें तो कॉस थीटा यहां पे पावर फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा यहां पे पावर फैक्टर आ जाएगा। तो मतलब यहां पे पावर फैक्टर अगर देखें तो कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, 90 माइनस डेल्टा है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस डेल्टा है। तो पावर फैक्टर यहां पे क्या रहेगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस डेल्टा क्या होता है भाई, साइन डेल्टा। तो पावर फैक्टर यहां पे साइन डेल्टा। तो अगर डेल्टा गिवन है, डेल्टा हो सकता है कि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से कि डेल्टा गिवन होगा और फिर पूछेगा आपसे पावर फैक्टर निकालो, तो जस्ट साइन डेल्टा, ये तो हो ही गया, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो एक बार देखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा, एग्जैक्ट हमको ईयर याद नहीं है ना, लेकिन इसमें एक लॉस पूछा है, XLPE उसमें जो है ना इंसुलेटर है कि नहीं, तो उसमें आपसे लॉस पूछा है। तो गेट का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब चीज सब लोग याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला याद रखना, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, सब याद रखना, है ना, ये सब याद रखना कैसे आता है, ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। वो जो सीक्वेंस आता है ना, किसके बाद क्या रहता है, किसके बाद क्या रहता है, और सबका क्या क्या, जो केबल के शुरुआत में हम आपको बताया ना, आर्मरिंग कहाँ होता है, फिर उसके बाद बेडिंग क्या होता है ना, तो ये सब चीज आपको, सर्विंग कहाँ पे रहता है, शीथ किसका रहता है, तो मेटल का शीथ रहता है ना, तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, काम आएगा आपको, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये सब चीज सिंगल कोर का था, सिंगल कोर, एक ही कंडक्टर था बीच में। आप अभी तक ये देखें, 3 कोर का भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछता भी है, गेट में एक बार पूछा भी है 3 कोर का। तो अब हम लोग देखते हैं 3 कोर वाला चीज। तो ये सिंगल कोर वाला आपको, हमको लगता है सब समझ में आ गया होगा, ये सिंगल कोर वाला सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 कोर केबल, ठीक है, 3 कोर केबल, 3 कोर केबल, 3 कोर केबल, 3 कोर केबल कैसा होता है, देखिए ये, है ना, आप सपोज करो ऐसा है करके, एक सेकेंड वेट करो, ये है शीट, करेक्ट है, मेटल है, पीबी जैसा कि बता चुके हैं, लेड है, और 3 कोर है ना, 3 कोर है कुछ इस टाइप का, एक है यहां पे ए, यहां पे सपोज करो ये बी और ये यहां पे सी, है ना, 3 कोर है, ए बी और ये सी, 3 कोर मतलब 3 कंडक्टर, करेक्ट है, 3 कंडक्टर है। तो अब देखो, जैसा कि बता चुके हम, आप जानते भी होंगे कि 2 कंडक्टर के बीच में करंट अगर कैरी हो रहा है, मतलब अगर करंट कैरी ए बी सी तीनों करंट क्या है, कंडक्टर है तो करंट तो कैरी करेगा ना, तो इसका मतलब चार्ज भी होगा, तो मतलब इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस होना चाहिए। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस, अच्छे से समझना, इन दोनों कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस होना चाहिए, इन दोनों कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस होना चाहिए। तो इसको सपोज करो C1 है, ये भी C1, ये भी C1, सिमेट्रिक ही लेते हैं, सेम ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये कंडक्टर है और ये शीथ है ना, ये शीथ मतलब क्या, मेटल का ही है कि नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस होगा। तो इसको सपोज करो C2, ये क्या है, ये C2 और ये क्या है C2, और ऑब्वियसली ये भी ग्राउंडेड होगा, है कि नहीं।
तो 3 कोर केबल कहने का मतलब ऐसा ही है कि एक शीट के अंदर है ना 3 कंडक्टर है, जैसे एक कंडक्टर था उसी जगह पे 3 कंडक्टर। तो बेसिकली इनमें जो क्वेश्चन सब जो पूछते हैं ना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो इसमें यह पूछा जाता है कि चार्जिंग करंट क्या होगा, चार्जिंग करंट पर फेज क्या होगा, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चार्जिंग करंट पर फेज निकालने के लिए आपको पर फेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी अगर पता चल जाए ना, तो इसका मतलब चार्जिंग करंट पर फेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेज हम लोग कैसे निकाले। बस कुछ नहीं है, ऐसी है, इसी को हम लोग को देखना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेज हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ऐसा है, हमारे पास किस टाइप का सिस्टम है, ये सपोज करो ये ए है ना, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहां पे इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस यहां पे इस टाइप का है, C1 C1 C1, और फिर यहां से मेटल और जो कि ग्राउंडेड है तो ये यहां पे C2 है, फिर यहां से यहां तक क्या है, ये भी C2 है, और फिर यहां से यहां तक क्या है, ये भी C2 है। डायरेक्ट ही आएगा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, ये C2 है। देखो आप, अगर ये जो डेल्टा कनेक्टेड है, अगर हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर लें तो सर्किट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा से स्टार में जो कनेक्शन होता है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर मान लो 3 कैपेसिटर है, सपोज करो 3 कैपेसिटर है ऐसा करके, ठीक है, ये डेल्टा कनेक्टेड है C1 C1 C1। तो अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे ना, अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार में कन्वर्ट करने पे ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार में है, ये स्टार में, तो ये जो रहेगा ये C1 है, तो ये जो रहेगा वो 3C1 आ जाएगा, है ना, 3C1। R और L अगर रहता है तो L/3 आ जाता, लेकिन अगर कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटेंस C1 तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3C1 आ जाएगा, है ना, 3C1। तो अगर हम लोग इसको चार्जिंग करंट हम लोग को निकालना, हम आपको क्या बताए हैं कि जनरली इस समय जो क्वेश्चन पूछता है वो चार्जिंग करंट से पूछेगा आपको, है ना, और भी मॉडिफिकेशन इसमें कर सकता है, क्या क्या है वो चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग करंट, ठीक है, चार्जिंग करंट हम लोग को निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चार्जिंग करंट लिख लो इस चीज को, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट हम लोग को पता करना है, चार्जिंग करंट। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करके। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, और स्टार कनेक्शन में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इसको। ठीक है, स्टार कनेक्शन में कैपेसिटर को हम लोग ब्रेक कर दिए, स्टार कनेक्शन में कैपेसिटर को ब्रेक कर दिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। ये ए है इस टाइप का। ठीक है, ए बी एंड सी, कैपेसिटेंस अभी हम स्टार में कन्वर्ट कर दिए, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, जब डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट हो गया तो ये कितना आना चाहिए, 3C1, ये भी कितना आना चाहिए, 3C1, ये भी कितना आना चाहिए, 3C1, है कि नहीं, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ पे चार्जिंग करंट हम लोग को निकालने के लिए बोलता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, C2 है, ये ग्राउंड में जा रहा है, C2। इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये भी C2 है ना, और इसके बाद का ये क्या है, C2 है ना, ये भी C2। अब अगर एक चीज नोटिस करेंगे आप, तो देखो ये स्टार कनेक्शन आपको दिख रहा है, और स्टार कनेक्शन तो है, अच्छी बात है, और ये बैलेंस्ड भी तो आपको दिख रहा है ना, 3C1 तो बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा, यहाँ का वोल्टेज रहेगा 0 वोल्ट। बैलेंस्ड है तो यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा, 0 वोल्ट। तो जब यहाँ पे ये 0 वोल्ट है तो देखो आप, पर फेज हमको एनालिसिस करना है, पर फेज चार्जिंग करंट हमको चाहिए। तो ये आपको ABC 3 फेज का आपको दिख रहा है, तो पर फेज हमको चाहिए। तो पर फेज में अगर हम देखो ए वाले फेज को हम डिस्कनेक्ट कर लें, ए वाले फेज को बस एनालिसिस करें हम लोग, है ना। तो ये यहाँ पे कितना रहेगा, ये ए है ना, ये ए हो गया। फिर उसके बाद ये C2 हो गया, C2 हो गया, और उसके बाद ये क्या है, उसके बाद क्या है, ये 3C1 हो गया, है ना, C2 3C1। समझ रहे हो ये चीज मेरी बात, है ना। ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड, हम किसी एक फेज की बात कर रहे हैं, बी की भी कर सकते थे, सिमिलरली सी की भी कर सकते थे, तो एक की है हम लोग, है ना। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, C2 और 3C1 पैरेलल में तो ये दिख रहा है ना। कैसे, तो देखो आप,
C है, फिर उसके बाद यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये 3C1, उसके बाद ये यहां पे क्या दिख रहा है आपको, C2, और ये क्या है, A है ना। यहां पे जो वोल्टेज रहेगा वो सपोज करो VPH है, ऐसा है ना। तो बस अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब अगर यहां पे देखें तो C इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो C इक्विवेलेंट यहां पे कितना रहेगा, 3C1 प्लस C2 रहेगा, है ना। पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड होता है ना। तो अब अगर ये C इक्विवेलेंट पर फेज है, पर फेज की बात कर रहे हैं, C इक्विवेलेंट पर फेज है, तो अगर हम लोग से चार्जिंग करंट पर फेज पूछे, अब अगर हम लोग से चार्जिंग करंट पर फेज पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं चार्जिंग करंट पर फेज, तो VPH बाय XCPH, है ना। चार्जिंग करंट पर फेज आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो जब चार्जिंग करंट पर फेज आप ऐसे निकाल सकते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VPH इंटू XCPH क्या होगा, 1 बाय ओमेगा CPH, 1 बाय ओमेगा CPH, तो इंटू ओमेगा CPH करें तो ओमेगा इंटू CPH यहां पे कितना है, C इक्विवेलेंट यहां पे कितना है, 3C1 प्लस C2, ये है चार्जिंग करंट पर फेज, ये है चार्जिंग करंट पर फेज। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस अब कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं वो अभी हम नहीं बता रहे, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो गेट वेट में उतना नहीं पूछेगा, है ना। तो यहां पे जो चार्जिंग करंट अगर निकालना होगा आपको तो SCPH हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। आपको स्टेप समझ में आना चाहिए, स्टेप हम कैसे किए, डायरेक्ट ऐसा मत करना कि फॉर्मूला याद करना आप, है ना। स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, सब कुछ कैसे कैसे किए। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा इकट्ठे हम करते रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये था शीथ और ये था 3 कोर के कोएक्सियल, है ना। इसी को हम यहाँ पे इस शीथ को हटा दिए, डायरेक्ट ऐसे कर दिए। तो फिर जो ये डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन को फिर स्टार में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, 3C1 3C1 3C1, और फिर क्योंकि ये बैलेंस्ड है, 3C1 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 है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको, तो बैलेंस्ड केस में न्यूट्रल का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट। तो ये 0 वोल्ट हो गया, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब ये भी 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में हो गया तो C इक्विवेलेंट आ गया। जब C इक्विवेलेंट आ गया तो SCPH हम लोग निकाल सकते थे यहां पे, है ना। अब अगर देखो इसी क्वेश्चन में आपको दूसरे तरीके से भी पूछे, है ना, कि मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करे और आपसे पूछे करंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो आप कैसे करेंगे, इसमें हम क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, देखो आप, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ऐसा है, सपोज करिए ये है, ये A, ये क्या है B, और ये क्या है C, ये है A, ये है B, और ये क्या है C, ये क्या है C1 C1 एंड C1 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 है ना। फिर उसके बाद ये सपोज करो ये क्या है C2, ये क्या है C2 एंड दिस इज ऑल्सो C2, है ना, ऐसा है। अब अगर आप ये, और ये तो आपको पता है कि ग्राउंडेड है, आपको ये तो पता है कि ग्राउंडेड है। अब अगर सपोज करो ऐसा करें, जस्ट इन केस एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, है ना, अगर ऐसा है कि B भी ग्राउंड हो जाए, अगर ऐसा है कि B भी ग्राउंड हो जाए, है ना, इनफैक्ट C भी ग्राउंड हो जाए, तो अब अगर आपसे चार्जिंग करंट पूछे A में तो कैसे निकालोगे आप, है ना, या C इक्विवेलेंट अब कैसे निकालोगे, है ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहां पे अगर B भी शॉर्ट सर्किट हो जाए ग्राउंड में, C मतलब C वाला पार्ट भी, ये जो C वाला कंडक्टर है वो भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए ग्राउंड में, तो फिर क्या होगा, आप वो देखिए इसको अच्छे से। तो यहां पे B भी शॉर्ट सर्किट है ग्राउंड से, C भी शॉर्ट सर्किट है ग्राउंड से, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, आप देखना, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं क्या, इसको ऐसा बना सकते हैं, ये जैसे A है ना, उसके बाद क्या है, एकदम स्टेप को फॉलो करो आप, C1 है, यहां से भी क्या है, ये C1 है, और फिर उसके बाद क्या है, B और C तो ग्राउंडेड हो गया ना, 0 0 पोटेंशियल, तो हम इसको क्या करें, ग्राउंड करें, हम इसको क्या करें, ग्राउंड करें, है कि नहीं, देखो कितना सिंपल है। और ये यहां से क्या है, ये यहां से C2 है, और ये क्या है इधर, ये भी ग्राउंडेड है कि नहीं, ये A है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे कुछ नहीं है, बस हो गया ये, है ना। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, दिस इज A, है ना, फिर उसके बाद ये क्या है, C2 है, और उसके बाद C1 और C1 ये दोनों पैरेलल में आपको दिख रहा है ना, C1 C1 दोनों पैरेलल में, कॉमन वोल्टेज
इनके बीच का v माइनस जीरो, इसके v माइनस जीरो, तो दोनों पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना रहेगा, 2c1 है ना। तो इसका मतलब अगर आप पर फेज इक्विवेलेंट यहां से देखेंगे, अगर यहाँ पे पर फेज इक्विवेलेंट यहां से देखेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना रहेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में है ना, 2c1 और c2 यहाँ पे आपको पैरेलल में दिख रहा है, 2c1 और c2 यहाँ पे पैरेलल में दिख रहा है। तो 2c1 और c2 अगर क्योंकि पैरेलल में आपको दिख रहा है तो इक्विवेलेंट कितना रहेगा, c1 प्लस c2, 2c1 प्लस c2, ठीक है। तो जब यहाँ पे C इक्विवेलेंट पर फेज आ ही गया है, इस केस में भी जब C इक्विवेलेंट पर फेज यहाँ पे आ ही गया है 2c1 प्लस c2, है ना। तो अगर चार्जिंग करंट हमसे इस केस में पर फेज पूछे तो ICPH यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, VPH बाय XC, VPH बाय क्या कर सकते हैं, XC, मतलब VPH इंटू ओमेगा इंटू C, तो मतलब 2c1 प्लस c2, VPH इंटू ओमेगा इंटू 2c1 प्लस c2 हम लोग कर सकते हैं ना, यही होगा ना, और एम्पियर, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। मतलब देखो ये एक कुछ थ्योरी का पार्ट है तो हम वो थ्योरी फालतू में नहीं कर रहे, इग्नोर, मतलब नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, बस आपको हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि अगर कैपेसिटेंस निकालना हो या फिर करंट, चार्जिंग करंट पर फेज, कैपेसिटर में जो करंट जाता है ना तो उसको हम लोग चार्जिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में जो करंट जाता है उसको हम लोग चार्जिंग करंट बोलते हैं। तो इस केस में भी आप लोगों से चार्जिंग करंट पूछा जा सकता है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना। तो ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन पार्ट था, कैपेसिटेंस सब कैसे निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, इन सब पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमको ये बताना जरूरी लगा इसलिए हम आपको बताएं। तो थोड़ा सा इसको जरूर देखिएगा आप लोग, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस सब चीज को। अब यहां पे हम आपको बताना चाह रहे हैं आगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस सब बाकी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्या होता है ना, वोल्टेज एट एनी पॉइंट क्या होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमम जो होता है ना, मतलब रेडियस कितना होना चाहिए कंडक्टर का, तो उन सब पे भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। उम्मीद है कि आपको इतना ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस या फिर वोल्टेज ग्रेडियंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेडिंग ऑफ केबल, इन सब पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आराम से देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत बढ़िया पार्ट है ना। तो उम्मीद है कि ये सब चीज समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, ठीक है, वोल्टेज ग्रेडियंट और फील्ड स्ट्रेस भी इसको आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस भी इसको आप बोल सकते हैं। तो देखो क्या है, हमारे पास जो है ना ये कंडक्टर था, इस टाइप का कंडक्टर है, करेक्ट है। देखो ये चीज, ये इस टाइप का ये कंडक्टर है और इसके बाहर में ये क्या था, ये इंसुलेटर है इतना, ठीक है। और ये शीट सपोज करो, और इनका RS रेडियस इसका क्या था, इसका रेडियस R1 है, एक मिनट, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस क्या है, R2 है, जो इंसुलेशन वाला पार्ट है उसका रेडियस R2 है, करेक्ट है। तो अब यहां पे देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आप क्या देखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगा अभी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर क्या था, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और x, यही था ना, बार बार हम लोग देखते आ रहे हैं ये चीज। सिमिलरली एक और भी फॉर्मूला देखे हुए थे, वोल्टेज क्या था, है ना, वोल्टेज यहां पे क्या था, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और ln R2 बाय R1, ये दोनों चीज हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक नहीं। तो अगर इन दोनों में हम जैसे ऐसा है ना, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के जगह पे हम ये पुट करें, ठीक है, यहां से इस इक्वेशन से हम लोग Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के जगह पे EX और X का टर्म हम यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यहां से क्या होना चाहिए, यहां से Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो एक मिनट, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, आप ऐसे करो, देखो इस इक्वेशन में देखो आप, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू
V डिवाइडेड बाय एल एन आर टू बाय आर वन हुआ, V डिवाइडेड बाय एल एन आर टू बाय आर वन हुआ यहां से, है कि नहीं? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x अगर हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x देखेंगे सेंटर से, तो ये कितना रहेगा? V डिवाइडेड बाय x इंटू एल एन आर टू बाय आर वन, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज Ex इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय x ln R2 बाय R1। यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x अगर देखें तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये चीज आप नोटिस करना, ध्यान में रखना, यहां से अच्छा चीज आपको समझ में आएगा। तो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। एक मिनट, ये कंडक्टर है, मतलब अंदर वाला ये कंडक्टर है और बाहर वाला इंसुलेटर है, करेक्ट है? ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, है ना? तो ये कंडक्टर है, ये अंदर वाला पार्ट कंडक्टर है और बाहर वाला पार्ट जो शीट था, और इन दोनों के बीच में क्या है? इंसुलेटर है, करेक्ट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R1 अगर देखें, मतलब एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर में तो जीरो रहेगा, कंडक्टर के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ER1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 ln R2 बाय R1 होगा। वोल्ट पर मीटर हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है? वोल्ट पर मीटर भी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R2 देखें, ये क्या है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ER1 यहां पे क्या है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है यहां पे? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर है ये, है ना? एट द सरफेस ऑफ शीथ अगर हम लोग देखें, यहां पे देखें, R2 पे देखें, ठीक है? इंसुलेशन जस्ट खत्म हो रहा है, वहां पे देखें, उसके पॉइंट पे देखें, ठीक है? तो ER2 यहां से क्या होगा? तो V डिवाइडेड बाय x की जगह पे R2 पुट करेंगे, तो R2 ln R2 बाय R1, है ना? वोल्ट पर मीटर। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर यहां से देखो, यहां से क्या क्या चीज आपको समझ में आना चाहिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहां से सबसे पहली बात देखो, सरफेस पे अगर आप देखें तो ER1 और ER2 में आपको ज्यादा कौन सा लगेगा? क्योंकि देखना अब, क्योंकि R1 जो है R2 से बहुत कम है, R1 R2 से बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ER1 जो होगा वो ER2 से बहुत ज्यादा होगा, और ER1 अगर R2 से बहुत ज्यादा होगा, ER1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस यहां पे बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस यहां पे बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं लगता कि करंट यहां से लीक कर सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब लीकेज करंट ज्यादा हो सकता है ना? तो हम ये चाहेंगे क्या? ये तो हम नहीं चाहेंगे। तो इस केस में जो लीकेज करंट है, इस केस में लीकेज करंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। लीकेज करंट इस केस में क्या रहेगा? लीकेज करंट इस केस में बहुत ही ज्यादा रहेगा। लीकेज करंट इस केस में बहुत ही ज्यादा रहेगा। पहली बात, ऐसा होने से लीकेज करंट बहुत ज्यादा रहा। दूसरी बात यहां पे क्या है कि अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस सरफेस पे बहुत ज्यादा है, और मतलब इस पे जो है ना सरफेस ऑफ कंडक्टर बहुत ज्यादा है, और जो इंसुलेट मतलब जैसे जहां पे इंसुलेशन खत्म हो रहा है वहां पे सबसे कम है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, इस केस में आपको समझ में आ गया लीकेज करंट ज्यादा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस का अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस का अगर ग्राफ बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये सपोज करो जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, ये कहां है? तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ये कम होते जाएगा ना, समझ रहे हैं ये चीज? क्यों? क्योंकि Ex इक्वल टू क्या है? Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस तो कम होते जा रहा है। इसका मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक जो हम लोग चूज करेंगे, इंसुलेटर जो चूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा ना, आप
हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप चूज करेंगे, ठीक है, ताकि हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चूज करेंगे ताकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, है ना। तो हाईएस्ट के लिए तो चूज कर लिए, लेकिन अब जैसे जैसे डिस्टेंस से दूर जाते जा रहे हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है ना, जो आप देख रहे हैं फील्ड स्ट्रेस, वो कम होते जा रहा है। तो वो तो पैसा वेस्ट हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा के सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के लिए खरीदे हम लोग, है ना, इंसुलेशन। लेकिन जैसे जैसे दूर हम लोग जा रहे हैं तो वो जो है ना डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस कम होते जा रहा है, तो मतलब पैसा तो वेस्ट हो गया ना। तो अब इन चीज का क्या करें, आपको समझ में आ गया, दो चीज यहां से समझ में आना चाहिए। फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ER1 बहुत ज्यादा है, ER2 बहुत कम है, तो इसका मतलब जो लीकेज करंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, लीकेज करंट ज्यादा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक चूज करेंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस उस डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन ना करे, है कि नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग महंगा डाइलेक्ट्रिक वाला मतलब महंगा स्ट्रेंथ वाला डाइलेक्ट्रिक खरीदेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो यहां पे तो काम करेगा, लेकिन यहां पे आते आते डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस तो कम हो रहा है ना, तो यहां के लिए तो पैसा वेस्ट हो गया वो, है ना। तो इन दो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इन दो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, ये बात आती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीज है वो आप देखिए, इसके लिए हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, बाकी सब चीज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ये हम क्या बताए जो। तो अब इसमें क्या क्या आपको देखना है, आप इसमें ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद हम आपको क्या बताएं कि इससे क्या होगा डाइलेक्ट्रिक, यहां पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा कहां पे है, तो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस सबसे कम कहां पे है, तो एट द सरफेस ऑफ शीथ, इंसुलेशन जहां खत्म हो रहा है ना, जस्ट उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस सबसे कम वहां पे है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो लीकेज करंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। और दूसरा तो इकोनॉमी रीजन आप समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो अब यहां पे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिससे कि EX अगर मान लो, ठीक है, अगर हम लोग ER1 को कम कर दें, है ना, अगर हम लोग ER1 को कम कर दें, ER1 को कम कर दें, तो इसका मतलब क्या है, ER1 माइनस ER2 जो है, ER1 माइनस ER2 भी कम हो जाएगा, ER1 माइनस ER2 भी कम हो जाएगा। तो ER1 माइनस ER2 जो कम हो जाएगा, ER1 माइनस ER2 कम हो जाएगा, तो फील्ड स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना, फील्ड स्ट्रेस कम हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ER1 माइनस ER2 के वजह से ही तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा था ना, जैसा कि भी हम आपको समझाया। तो फील्ड स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो अगर फील्ड स्ट्रेस कम हो गया तो इसका मतलब लीकेज करंट कम होगा, इसका मतलब लीकेज करंट कम होगा। अब लीकेज करंट कम होगा, है ना, लीकेज करंट कम होगा, और ये बहुत डिजायरेबल चीज है। तो लीकेज करंट कम होगा, तो अब लीकेज करंट कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ER1 जो है ना, ER1 टू बी मिनिमम, ER1 टू बी मिनिमम, ER1 टू बी मिनिमम, करेक्ट है ये चीज। तो आप समझ रहे हैं ना ये चीज हम क्या कर रहे हैं, ये चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज ग्रेडियंट और फील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग लिखते भी जाना है ना, ये क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखवा रहे हैं। आप पॉज करना कहीं पे जहां पे लिखने का मन हो और अपने सेंटेंस में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सब चीज आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ER2 भी मिनिमम, कहने का मतलब यहां पे जो पॉइंट आएगा, यहां पे जो चीज पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस, इकोनॉमिक रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो वो रेडियस हमको पता करना है यहां पे, है ना। तो देखो रेडियस ऑफ कंडक्टर, मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस ऑफ कंडक्टर, मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस ऑफ कंडक्टर, करेक्ट है। तो देखो ER1 टू बी मिनिमम, तो ER1 अभी हम लोग देखें ER1 क्या था, ER1 था V डिवाइडेड बाय R1 ln R2 by R1 वोल्ट पर मीटर, है कि नहीं, V डिवाइडेड बाय R1 ln R2 by R1 वोल्ट पर मीटर। तो अगर ER1 को मिनिमम करना है और कंडक्टर का रेडियस हमको चेंज करना है, करेक्ट है, तो DER1 मिनिमम करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, DER1 विथ रिस्पेक्ट टू DR1 इज इक्वल टू 0,
है ना। तो इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू R1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू R1 अगर आप डिफरेंशिएट करें यहां पे, तो अगर इसको 0 करें तो ये आ जाएगा यहां पे R2 इज इक्वल टू ER1, R2 इज इक्वल टू ER1, है ना। R2 इज इक्वल टू ER1 मतलब रेडियस ऑफ जो होना चाहिए, रेडियस ऑफ जो कंडक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R2/E, R2/E होना चाहिए। इस केस में क्या होगा, मिनिमम लीकेज करंट होगा, है ना। इसके लिए और भी चीज हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए और भी चीज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए मिनिमम लीकेज करंट होगा। अभी तक जितना आप समझे उससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिला। मतलब अगर यहां से आपसे पूछे कि जो इंसुलेशन है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, तो इस केस में थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना होना चाहिए, तो इस केस में थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, thickness of insulation should be equal to R2 minus R1, thickness of insulation should be R2 minus R1। मतलब यहाँ पे ER1 minus R1 है ना, R2 इक्वल टू क्या है ER1। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E minus 1 इंटू R1, और E का वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू 2.71 होता है, तो मतलब 2.71 माइनस 1 इंटू R1, है ना। तो ये कितना रहेगा, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इस केस में कितना रहेगा, 1.71 R1, 1.71 R1, ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन रहा। ठीक है, ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन रहा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस केस में क्या है, सरफेस ऑफ, ये गेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस मिनिमम रखना है। ठीक है, तो मिनिमम रखेंगे, उस केस में क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा पता है आपको, मिनिमम रखेंगे तो सबसे पहले तो लीकेज करंट कम होगा, क्योंकि ER1 माइनस ER2 अगर ज्यादा था तो लीकेज करंट ज्यादा था। इस केस में आपको पता है, अभी चीज देख चुके हैं, तो इसमें लीकेज करंट ज्यादा था। तो अगर मिनिमम अगर रखें हम लोग, R1 का वैल्यू मिनिमम रखें तो लीकेज करंट मिनिमम, मतलब R1 का वैल्यू अगर इतना रखें, कहां गया, R1 का वैल्यू अगर इतना रखें तो लीकेज करंट मिनिमम होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस केस में क्या होगा कि ER1 हम लोग मिनिमम कर रहे हैं ना, ER1 हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, इस केस में ER1 हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं, है ना। कंडक्टर का वैसा रेडियस सेलेक्ट करना है जिसे ER1 मिनिमम रहे। तो जब ER1 मिनिमम रहे तो फील्ड ग्रेडियंट जो है ना सरफेस ऑफ कंडक्टर पे ही ज्यादा था, और अगर वो कम हो गया तो इसका मतलब इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अगर हम लोग ये रेडियस सेलेक्ट कर लिए ना, R1 इज इक्वल टू R2/E, तो इस केस में कॉस्ट भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक जो है ना प्रॉब्लम है, इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के लिए नहीं करते। ये जो मेथड होता है मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस वाला मेथड, ठीक है, ये जो मोस्ट इकोनॉमिक रेडियस वाला मेथड होता है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं अप टू 11 किलोवोल्ट ओनली, है ना। इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं, कब तक, कहां तक करते हैं, तो अप टू 11 किलोवोल्ट ओनली, अप टू 11 किलोवोल्ट ओनली, है ना, अप टू 11 किलोवोल्ट ओनली। याद रखना इस चीज को, है ना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया। जहां पे ना समझ में आया ना आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा आप मेरे से, है ना, तो आपको हम बता देंगे अच्छे से। ठीक है, पूछना आप लोग कमेंट में हुआ, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा उस पर आप लोग पूछिएगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो भी दिक्कत होगी, है ना। तो ये समझ में आ गया इकोनॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, सब कुछ याद रखना आप लोग, है ना, सब याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें और भी चीज बता रहे हैं, ग्रेडिंग ऑफ द इंसुलेटर, ग्रेडिंग ऑफ केबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ग्रेडिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो यहां पे EX जो देखें हम, EX क्या था, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू X, ये है ना। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू X, है ना। तो जैसे जैसे X इंक्रीज होगा वैसे वैसे EX क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये देख चुके हैं हम लोग। तो अगर EX मैक्सिमम हम लोग देखे हुए थे, तो EX मैक्सिमम कितना था, EX मैक्सिमम कहां पे था, R1 डिस्टेंस पे था, तो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन R1 हो जाएगा, तो EX ये मैक्सिमम था,
है कि नहीं। और Ex मिनिमम अगर हम लोगों से पूछे तो Ex मिनिमम कितना था, तो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू R2, ये क्या था, Ex मिनिमम था, है ना। अब देखो ऐसा करते हैं हम लोग, अगर हम लोग चाहे कि Ex मैक्सिमम कांस्टेंट रहे, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, जो आपको हम अभी, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कम होते जाएगा, जैसे रेडियस से दूर जाते जाओगे ना तो फील्ड स्ट्रेस कम होते जाएगा। अगर Ex को हम लोग कांस्टेंट रखें थ्रू आउट द जो इंसुलेटिंग मटेरियल था ना, तो उस केस में लीकेज करंट मिनिमम तो होगा ही होगा, है ना। और उसके बाद एक चीज और भी फायदा होगा, वो क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो आप, अगर Ex को हम लोग कांस्टेंट रखें, Ex को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, मतलब क्या है, यहां पे देखो Q एक लाइन चार्ज के लिए वो कांस्टेंट ही होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब यहां पे ऐसा है कि E इंटू एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा हम लोगों को, E इंटू एक्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा हम लोगों को। कहने का मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि एप्सिलॉन 1 इंटू R1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इंटू R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 3 इंटू R3। मतलब ऐसा है, अगर जैसे जैसे सेंटर से हम दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, कहने का मतलब आप सपोज करो R1 से ज्यादा R2 से ज्यादा R3 है ना, मतलब इंक्रीजिंग है, R1 रेडियस ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाए तो एप्सिलॉन होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, एप्सिलॉन डिक्रीज होना चाहिए। मतलब क्या है कि सर्टेन डिस्टेंस तक कोई एक इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक सर्टेन डिस्टेंस तक कंडक्टर के सरफेस से सर्टेन डिस्टेंस तक कोई एक इंसुलेटर, है ना, उसके बाद कोई दूसरा पीवीसी, उसके बाद कोई XLP हुआ, मतलब कुछ इस टाइप का बता रहे हैं। इस केस में क्या होगा, जो लीकेज करंट है वो कम हो जाएगा, उसके बाद फील्ड स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ठीक है, फील्ड स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो मतलब यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा है, जैसे ये कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर से सपोज करो यहां तक, इस डिस्टेंस तक, ये सपोज करो R2 है, तो R2 तक हम एप्सिलॉन 2 लगाते हैं, सपोज करो ये PVC है ना, PVC इंसुलेटर है। फिर उसके बाद सपोज करो यहां के बाद इस पॉइंट तक सपोज करो ये R3 है, तो यहां पे आप क्या लगा दो, E3, सपोज करो XLPE लगा दिया हम लोग, है ना, XLP इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर होता है XLP, PVC इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट इंसुलेटर अप टू डिफरेंट पॉइंट अगर हम लोग लगा देना, तो डाइइलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेस रहेगा, है ना, जो फील्ड स्ट्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, डाइइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट है। तो इन सब चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछे, है ना, अगर आप ये पूछे कि अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चीज याद रखना, है ना, उसके लिए ये चीज याद रखना। तो ये सब चीज आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। और अच्छा, एक चीज हम ये भी फाइनली बता दें कि इसका यूज हम लोग अप टू 33 किलो वोल्ट तक करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। और बेसिकली ऐसा है कि क्योंकि इंसुलेटर जो ये चेंज हो रहा है तो इसलिए कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। इंसुलेटर चेंज हो रहा है तो एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन चेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन A/D होता है, तो एप्सिलॉन चेंज हो रहा है तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग ग्रेडिंग या कैपेसिटिव ग्रेडिंग भी बोल देते हैं, बहुत बार कैपेसिटिव ग्रेडिंग भी बोल देते हैं हम लोग इसको बहुत बार, ठीक है। इसको हम लोग कैपेसिटिव ग्रेडिंग भी बोल देते हैं बहुत बार, है ना। तो ये सब चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस सब पे भी क्वेश्चन बनता है गेट में, और हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग क्या करिएगा, अभी तक गेट में जितना भी क्वेश्चन आया ना, इस पे क्या बोलते हैं, क्या पढ़े हम लोग, अंडरग्राउंड केबल, है ना। तो इस पे जितना भी क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा इस पे, है ना। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो गेट का रहे या ESE का रहे या कहीं का भी रहे, है ना। तो पढ़ो अच्छे से, और जो भी डाउट हो मेरे से पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करो। और एक चीज हम बता रहे हैं, आप इसको लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, है ना। अच्छा लगेगा हमको, है ना, अच्छा लगेगा, किसी भी टीचर को अच्छा लगता है ऐसे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।